प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल विषय की सीरीज़ में प्राथमिक व्यवसाय के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे और लास्ट इसमें हमने संग्रहण को कर लिया था। गैदरिंग कौन कौन से रीजन्स में होती हैं, संग्रहण की क्रिया कौन कौन से क्षेत्रों में होती है विश्व स्तर पर, ये हमने चर्चा कर ली थी। दोस्तों, अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे आपने थंबनेल में देख चुके हैं, पशुचारण की चर्चा करेंगे। लेकिन पशुचारण से पूर्व हम एक टॉपिक और है, मछली पालन किस प्रकार से किया जाता है और ये किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से होता है। मछली पालन या मछली को पकड़ना, दोनों क्रिया थोड़ी सी अलग हैं। देखिए, मछली पालन जो होता है ये एक्टिविटी किसी तालाब में, नदियों के किनारों पर, झीलों के निकट ये एक्टिविटी होती है। और मछली पकड़ने की जो एक्टिविटी होती है वो खुले सागरों में हमें देखने को मिलती है, या झीलों के किनारों पर भी ये इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो देखिए, चर्चा करते हैं हम मछली पकड़ना, ठीक है। तो मछलियाँ विशेषकर तालाबों में, पोखरों, नदियों, नालों, झीलों तथा तटवर्ती सागरों में पकड़ी जाती है, ठीक है दोस्तों। इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते हैं तथा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मछलियों को भोजन के अलावा तेल व चमड़ा प्राप्त करने, दुधारू पशुओं को खिलाने व खाद बनाने आदि के विभिन्न कामों में उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मछली का जो व्यवसाय है, मछली पालन का जो व्यवसाय है, वो मुख्य रूप से आहार के रूप में, भोजन के रूप में तो होता ही है, इसके अलावा और इससे क्या प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इससे तेल और चमड़ा भी प्राप्त होता है, तेल व चमड़ा भी प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। तेल व चमड़ा किससे प्राप्त होता है? मछली से प्राप्त होता है। और जो दुधारू पशु होते हैं, जो पशु दूध देते हैं, उन पशुओं को खिलाने व खाद बनाने में, पशुओं को खिलाने व खाद बनाने में भी इसका कार्य किया जाता है। तो हमारे लिए मछली पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मछली को पकड़कर एक तो भोजन के रूप में भी हम देखते हैं, ये भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, और साथ ही साथ तेल व चमड़ा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे एक बहुत अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, समय के साथ साथ बदलाव आता चला गया, समय के साथ साथ बदलाव आया, और समय के साथ साथ बदलाव किस प्रकार से देखने को मिला कि तकनीकी विकास बढ़ती जनसंख्या की उदर पूर्ति की मांग के कारण मत्स्य व्यवसाय में आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है दोस्तों। देखिए, समय के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि पहले जनसंख्या कम थी, और जनसंख्या कम होने के कारण लोगों की आवश्यकताएं भी कम थी, लेकिन जनसंख्या जिस तरह से बढ़ती चली गई और आधुनिकता का विकास हुआ, तो मत्स्य व्यवसाय में भी आधुनिकीकरण देखने को मिला। मछलियाँ ताजे पानी के स्रोतों तथा खुले व तटवर्ती समुद्रों में पकड़ी जाती है। देखिए, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मछली पालन या मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो कहाँ संपन्न किया जाता है। तो ताजे पानी का स्रोत जहाँ होता है वहाँ पर भी मछलियाँ पाई जाती है। खुले व तटवर्ती समुद्र जहाँ होते हैं, जैसे भारत की चर्चा करें, भारत के मैप पर देखें, तो भारत के मैप में हम देखते हैं जी, ये जो पूरा तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा तटवर्ती क्षेत्र है, इस पूरे तटवर्ती क्षेत्र पर मत्स्य पालन होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ गुजरात रीजन है, यहाँ गुजरात है, और गुजरात रीजन से लेकर लास्ट केरल तक पहुँच जाए, ये केरल रीजन, पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, और यहाँ केरल से लेकर गुजरात का ये पूरा रीजन जो है, यहाँ पर खुले महासागर होने के कारण दोस्तों, आपको पता है यहाँ तो है बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ अरब सागर है। तो ये दोनों रीजन होने के कारण
यहाँ पे सर्वाधिक मत्स्य पालन या मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। हम विश्व स्तर पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। समुद्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन स्थल अधिक पकड़ी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, समुद्री क्षेत्रों में दो प्रकार की स्ट्रीम चलती हैं, ठीक है, दो प्रकार की धाराएं चलती हैं। एक होती गर्म जल धारा, एक होती ठंडी जल धारा। गर्म जल धारा जो होती है वो ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवतीय क्षेत्रों की ओर आती है और गर्म जल धारा विषुवतीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाती है। और जहाँ इन दोनों प्रकार की धाराओं का मिलन होता है, ये दोनों धाराएं मिलती हैं, वहाँ अपार मात्रा में मछलियाँ उत्पादित होती है। ये हम संसाधन में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि विश्व में प्रमुख क्षेत्र कहाँ हैं। देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर तटवर्तीय क्षेत्र। तो वर्ल्ड का मैप यदि आप साथ में लेके बैठे हैं तो वर्ल्ड के मैप में आप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में देखेंगे तो बहुत बड़ा जो आपको महासागर दिखेगा वे प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर का जो उत्तरी भाग है, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है और उसका भी तटवर्ती क्षेत्र, क्योंकि अभी हमारी चर्चा हुई कि मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है या पालने का जो व्यवसाय है वो कहाँ सर्वाधिक होता है, तटवर्ती क्षेत्रों में, और या फिर झीलों के किनारे, नालों के किनारे, तालाबों के किनारे मुख्य देखने को मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व के संदर्भ में। तो विश्व के संदर्भ में जब बात करते हैं तो उत्तरी प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर दोस्तों, उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी छोर और यूरोप का पश्चिमी भाग, इनके बीच में अटलांटिक महासागर स्थित है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर का यदि हम दोस्तों देखें, अमेरिका का तटीय भाग, अमेरिका का कौन सा भाग, तटीय भाग, तो अमेरिका के तटीय भाग में भी हमें इस प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलती है। दोस्तों मैं आपको मैप पर बताने की कोशिश करता हूँ कि आप मैप से अच्छे समझ जाएं, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हम मैप को लाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इस मैप पर आप काफ़ी अच्छे समझ पाएंगे। सेकेंड रीजन जो मैंने आपको बताया कि उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, तो उत्तरी अटलांटिक तटीय क्षेत्र कहाँ है, ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, इस रीजन में सर्वाधिक मछली पकड़ने का व्यवसाय होता है, सर्वाधिक मछली पकड़ने का व्यवसाय होता है, ठीक है दोस्तों। और एक रीजन आपने पढ़ा उत्तरी प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र, तो ये जो रीजन है, ये रीजन है एशिया का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का कौन सा रीजन है, पश्चिमी क्षेत्र। तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ी जाती है, ये नंबर 1 क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये दो नंबर 2 क्षेत्र है। तीसरे की बात करें उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, तो ये जो यूरोप का ये जो भाग है, यूरोप का ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, इस भाग में भी उत्तरी प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र, नंबर 2 उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, और नंबर 3 उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र। और यदि नंबर 4 की बात करें दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो यहीं पर एक देश स्थित है, उसका नाम है जापान। यहीं पर एक देश स्थित, उसका नाम क्या है, जापान। जापान में भी सर्वाधिक मात्रा में मछलियाँ पाई जाती है। मैप के अकॉर्डिंग हमने 4 प्रमुख क्षेत्र देख लिए हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर 1 उत्तरी प्रशांत, नंबर 2 उत्तरी अटलांटिक, नंबर 3 उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, और नंबर 4 जापान सागर को हमने देख लिया है। ये एक महत्वपूर्ण, यहाँ कुछ देश आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर मछली पालन होता है। अब हम बढ़ते हैं पशुचारण की ओर दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं पशुचारण की ओर, क्योंकि महत्वपूर्ण हमारे लिए पशुचारण भी है। मछली पकड़ने जैसे टॉपिक से दोस्तों, उसके अलावा आपको प्राथमिक व्यवसाय में
पशुचारण और आगे हम जो पढ़ेंगे कृषि, वहाँ से भी देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पशुचारण की, क्योंकि अब हमारा जो मेन टॉपिक आ गया है पशुचारण, इसकी अब हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आखिर वे संग्रहण पर निर्भर रहने वाले मानव समूह ने जब ये महसूस किया कि उनमें ढंग से जीवन यापन नहीं हो सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था आपको कि सबसे पहले क्रिया आखेट, फिर संग्रहण, फिर मत्स्य पालन की क्रिया हुई। लेकिन पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण रहा, पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण रहा और इसलिए पशुपालन की एक्टिविटी भी देखने को मिली। तो उसके बाद तब मानव ने क्या किया, पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। तो विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में रहने वाले लोगों ने, अलग अलग प्राकृतिक दशाओं में लोग रहते हैं। कुछ रीजन ऐसे हैं जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप इस रीजन में रह रहे हैं, साइबेरिया रीजन में रह रहे हैं, कुछ विश्वती रीजन में रह रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जहाँ मरुस्थल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग मानव समूह ने अलग अलग प्रकार से पालतूकरण किया, पशु को पालना प्रारंभ किया। तो उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं को चयन करके पालतू बनाया। पशुओं से भोज्य पदार्थ, चमड़ा व ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। पशुओं के माध्यम से भोज्य पदार्थ भी प्राप्त हो जाता है, चमड़ा व ऊन प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य वस्तुएं भी हमें प्राप्त होती है, जैसे दुधारू पशु से दूध प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उस दूध से हम विभिन्न प्रकार से अन्य उत्पाद बना सकते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये व्यवसाय मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ जलवायु उष्ण, शुष्क अथवा शीतोष्ण व शुष्क होती है, ठीक है। उष्ण व शुष्क, ठीक है, या फिर शीतोष्ण व शुष्क हो, तथा इस प्रकार में धरातल उबड़ खाबड़ व पर्वतीय होता है। तो पशुपालन के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि पशुचारण का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन से होते हैं मोस्टली, जहाँ पर जलवायु कैसी हो, उष्ण व शुष्क, ठीक है, शीतोष्ण व शुष्क। तो 4 प्रकार से हम ये देख सकते हैं, उष्ण व शुष्क को और शीतोष्ण व शुष्क को। उन क्षेत्रों में हमें अधिक पशुपालन करने की जो एक्टिविटी होती है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। अब दोस्तों 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पशुचारण होता है या पशुपालन की एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं और दोनों क्षेत्र आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट करके चलिएगा। चलिए दोस्तों, नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, आपसे पूछ कि पशुचारण के 2 महत्वपूर्ण प्रदेश, 2 महत्वपूर्ण रीजन, 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैले हुए होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक बार चर्चा की थी, आपको याद होगा, हमने एक ग्लोब की आकृति में हमने आपसे डिस्कस किया था कि बीच वाला जो रीजन है, ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था आपसे कि बीच वाला जो रीजन है, यानी कि ये तो कर्क रेखा कहलाती है, सॉरी ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। इसके जस्ट उत्तर में ये जो रीजन होगा 23.5 डिग्री का, ये कर्क रेखा होगी, और इसके दक्षिण में एक रेखा और होगी, इसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। तो इस रीजन में ये जो रीजन देखने को मिल रहा है आपको, ये जो रीजन देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय भाग। कौन सा दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय भाग। और इसके जो उत्तर में स्थित होगा रीजन, इसके उत्तर में ये जो रीजन होगा यहाँ पर, ये डॉट 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 मैं आपको बता रहा हूँ डॉट में, ये जो रीजन होगा ये शीतोष्ण कटिबंधीय रीजन होगा, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। कौन सा रीजन होगा दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध। तो एक तो हो गया उष्ण कटिबंध, ये रीजन कौन सा हो गया, उष्ण कटिबंध। और दूसरा रीजन कौन सा हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा हो गया दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध। तो इन 2 क्षेत्रों में पशुचारण हमें देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। ओके, नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से कम और घास की ऊंचाई लगभग 1.8 से लेकर 3.0 मीटर के बीच होती है। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं ये कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच होते हैं, कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच होते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। फिर कौन कौन से रीजन है, देखिए इन घास के मैदानों को ध्यान रखिएगा,
इन घास के मैदानों को सूडान में सवाना, सूडान में क्या नाम देते हैं? सवाना। ये अफ्रीका रीजन है, ठीक है। उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान, दो रीजन है, यहाँ इनको सवाना। और ऑलमोस्ट जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के विषुवत रेखा के जो रीजन है वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सवाना। ओके। नेक्स्ट वेनेजुएला, ये दक्षिण अमेरिका का देश है, यहाँ पर इनको बोलते हैं लानोज। क्या बोलते हैं घास के मैदान को? लानोज, ठीक है। ब्राज़ील में कंपोज, दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है ब्राज़ील, और वेनेजुएला का देश, वेनेजुएला देश भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। ब्राज़ील ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? कैंपोज, ठीक है। ये कैंपोज, कैंपास लिखा हुआ है, कैंपोज, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के जो दक्षिणीवर्ती भाग जो है, दक्षिण अफ्रीका का जो रीजन है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ इन्हें बोलते हैं पार्कलैंड। क्या बोलते हैं वहाँ इन्हें? पार्कलैंड, ठीक है। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सूडान, अफ्रीका महाद्वीप में सूडान, सूडान में क्या है? सवाना, से सूडान, से सवाना, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में क्या है? पार्कलैंड, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का अंग है। दूसरा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक है वेनेजुएला। वेनेजुएला में नाम क्या है इसका? वेनेजुएला में नाम क्या है? लानोज। वेनेजुएला में नाम क्या है? लानोज। और दूसरा देश है ब्राज़ील, दूसरा देश क्या है? ब्राज़ील, और ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? कैंपोज। ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? कैंपोज, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये तो हुआ उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की चर्चा। किसकी चर्चा कर ली हमने? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान की। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों की चर्चा कर लेते हैं। तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैले होते हैं। ये भी हमने चर्चा की थी कि कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैले हुए होते हैं। या औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। और इन घास के मैदानों में, इन घास के मैदानों में अब यहाँ ध्यान रखना है कि रूस में स्टेपीज, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पैम्पास, संयुक्त राज्य अमेरिका में पैम्पास। देखिए दोस्तों ये गलत नाम दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा, ये गलत नाम दिया हुआ है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा, यह होगा अर्जेंटीना। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ नाम आएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पैम्पास, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। आपसे पूछे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक बार थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बोलते हैं पेरीज। ये करेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या बोलते हैं? पेरीज। अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं? अर्जेंटीना में पैम्पास। अर्जेंटीना में क्या नाम है? पैम्पास, ये ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना में है पैम्पास, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका को मैंने काट दिया है। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, आप इसको करेक्शन कर लीजिए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बोलते हैं पेरीज, पेरीज, ठीक है। तो ये जो पैम्पास लिखा हुआ है, ये पैम्पास है अर्जेंटीना में, ये पैम्पास का है अर्जेंटीना में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये क्लियर है, और रूस में स्टेपीज क्लियर है। तो रूस में स्टेपीज, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हो गया? पेरीज। और पैम्पास कहाँ बोला जाता है? अर्जेंटीना में बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है? डाउन्स बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले उष्णकटिबंध पड़ा, तो उष्णकटिबंध में सबसे पहले था सूडान। सूडान में इनका नाम क्या है? सवाना, ठीक है दोस्तों। वेनेजुएला में क्या बोला था? लानोज। ब्राज़ील में कैंपोज, और दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड। लेकिन ये मैदान कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कौन से मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और कितने डिग्री से कितने डिग्री, ये जरूर ध्यान रखिएगा। शीतोष्ण मिलते हैं 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के मध्य, और उष्ण कटिबंधीय मिलते हैं 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य। क्लियर हो चुका होगा आपको अच्छे से? ओके, नेक्स्ट अब कुछ हम इनकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं जो और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से दो निकल के आते हैं, दो और महत्वपूर्ण रीजन निकले हैं। एक रीजन निकल के आता है मरुस्थलीय क्षेत्र, एक रीजन रहता है मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ पर भी पशुचारण होता है। थार का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, अरब मरुस्थल, ठीक है दोस्तों।
एक है पर्वतीय क्षेत्र, तो विश्व के जितने भी सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये व्यवसाय आदिम ढंग का भी हो सकता है और अति विकसित और वैज्ञानिक ढंग से भी व्यापारिक स्तर पर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने पशुचारण में 4 महत्वपूर्ण रीजन्स यानी कि 4 महत्वपूर्ण विश्व के संदर्भ में क्षेत्रों को देखा। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, नंबर 3 मरुस्थलीय क्षेत्र और नंबर 4 पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस पर इंपॉर्टेंट नोट्स बना के इसको आप लिख लीजिए। तो अब नेक्स्ट हम मिलेंगे जलवासी पशुचारण के साथ में, और एक है व्यापारिक पशुचारण। ठीक है, 2 प्रकार का पैटर्न चेंज हो जाता है, एक जलवासी पशुचारण हो जाता है, एक वाणिज्यिक पशुचारण हो जाता है, और उसके बाद फिर हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पे हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी तक हमने पशुचारण की जो मुख्य चीज़ों पे हमने चर्चा कर ली कि कौन कौन से रीजन है जहाँ पर पशुचारण की एक्टिविटी होती है, और एक रीजन हमने पढ़ लिया है कि मछली पकड़ना या मछली व्यवसाय जो होता है, मत्स्य व्यवसाय जो होता है, वो मोस्टली कौन से रीजन में देखने को मिलता है। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।